वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आइए इस वीडियो में आपके सिलेबस की एक और पोम को हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर, माय डियर लर्नर, इज रिटन or composed by an American poet, Adrienne Rich. This American poet, my dear learner, was very much active in the second half of the 20th century. 20th century के second half में my dear learners यानी कि 1950 के बाद ये वुमन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ये वुमन लगातार अपनी आवाज़ उठा रही थी। किसके लिए? फॉर the upliftment of women, for the empowerment of women, for the liberty and freedom and independence of women, particularly for the participation of women. Why? Because इस वक्त आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं या इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में ये कंडीशन थी 1950 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ माय डियर इन सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। यद्यपि बहुत से फेमिनिस्ट जो है सामने आ चुके थे। शी वॉज वन अमंग दोस फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट में आपको बताता हूँ FEMNIST। फेमिनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो औरतों के अधिकारों के लिए, उनकी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस यानी कि उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके राइट्स, उनके अधिकारों के लिए जो आवाज उठाता है और मांग करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। FEMNIST। फेमिनिस्ट एक मेल भी हो सकता है माय डियर लर्नर्स और एक फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फेमिनिस्ट कौन है? शी इज एड्रियाने रिच, एक वुमन। ये एक वुमन है जो आवाज उठा रही है। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, एक बहुत बड़े इंग्लिश, एक्चुअली वो आयरिश थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो अपने ढेर सारे प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, सेंट जॉन, और जैसे मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन और मैन एंड सुपरमैन, ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट प्लेस के नाम हैं जो लगातार विमेन इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठा रहे थे। वो भी, और वो कहां से इंस्पायर्ड थे? हेनरिक इब्सन, एक नॉर्वेजियन प्ले राइट, जिन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था अ डॉल्स हाउस। अ डॉल्स हाउस, और यानी DOLL'(S), डॉल्स HOUSE, हाउस। अ डॉल्स हाउस ये एक प्ले है बहुत ही फेमस। किसका? नॉर्वेजियन प्ले राइट, नॉर्वे के एक बड़े से नाटककार जिनका नाम था हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन, माय डियर लर्नर्स। इस प्ले में अ डॉल्स हाउस में जो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है, इस प्ले में जो मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम है नोरा, NORA, नोरा। नोरा को वो दिखा रहे हैं कि उसकी कंडीशन, उसका जो है इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू उसके फैमिली में क्या है, उसके हस्बैंड की लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है। ये डॉल कौन है उनके प्ले का? जो डॉल्स हाउस है कौन? ये नोरा है। नोरा अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉल है। डॉल इन द सेंस, डॉल जो है, छोटी बच्चियां डॉल्स के साथ क्या करती हैं? खेलती हैं। जब उन्हें खेलने का मन होता उसे खेलती हैं, जब उन्हें खेलने का मन नहीं होता उठा के उसे फेंक देती हैं। उन्हें कब उस डॉल की याद आती है? छोटी बच्चियों को, जब उन्हें फिर खेलने का मन होता है। ठीक वही चीज वो दिखा रहे हैं हेनरिक इब्सन इस प्ले में। ये जो नोरा है अपने हस्बैंड की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है? ऑलमोस्ट नो इंपॉर्टेंस। उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है कि जब उसका हस्बैंड क्या करना चाहता है? अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है। He looks for Nora. He comes and gives time to Nora. तब वो नोरा के पास आता है, बैठता है, उससे बातें करता है। जब उसे जरूरत नहीं रहती है एंटरटेनमेंट की,
तो शायद वो नोरा की तरफ देखता भी नहीं है। तो उस प्ले के थ्रू हेनरिक गिब्सन ने दिखाया कि व्हाट वाज द रियल स्टेटस और पोजीशन ऑफ वुमेन इन द लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड, या व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन देयर होम्स, उनके घरों में उनकी पोजीशन, उनकी वैल्यू क्या थी। वही चीज जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी अपने प्लेज में दिखा रहे हैं। अगर आप उनकी प्लेज में आप देखेंगे उनके प्लेज को, जैसे कैंडिडा, CANDID, कैंडिडा बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है उनकी हेनरिक गिब्सन के प्ले अ डॉल्स हाउस। जो कैंडिडा है उसकी भी कंडीशन अपने फैमिली में ठीक नोरा जैसी ही है डॉल्स हाउस में, जैसे डॉल्स हाउस में जो है वो कैरेक्टर, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो कैंडिडा है इसकी भी कंडीशन वैसी ही है अपने अपने जो है हस्बैंड के लाइफ में। तो ये लोग फेमिनिस्ट थे माय डियर, ये अपनी आवाजें उठा रहे थे, लगातार डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे किसके? राइट्स, विमेन इंडिपेंडेंस, विमेन फ्रीडम, ये सारी चीजें वो मांग कर, उनकी पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री। इसके बावजूद द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज नॉट अप टू द मार्क और वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी। ठीक उसी तरह यहाँ ये जो पोएट है, कौन? एंड्रियानी रिच, ये भी बात कर रही है इसकी जो इस पोम की जो एपिनोमस कैरेक्टर है, जो टाइटल कैरेक्टर है, आंट जेनिफर। आंट स्पीकर इस जो पोम का है इसे आंट बुला रहा, इट मीन्स द एज ऑफ दिस एपिनोमस कैरेक्टर इज more than 50, you can say that. She is not less than 50. Why? Because ये कहाँ की कैरेक्टर है? ये एक अमेरिका की कैरेक्टर है। ये हमारे एक इंडिया की कैरेक्टर नहीं है कि जहां पर हम अक्सर देखते हैं कि एक मैरिड वुमेन या एक मैरिड मैन होता है जिसकी एज 25 साल हो या 27 साल या 28 साल हो, तब भी उसको हम यहाँ अंकल बुलाते हैं, आंटी बुलाते हैं। जनरली ऐसा होता है हमारी कंट्री में, बट इट डज नॉट हैपन इन अमेरिका। तो यहाँ पे अगर जो इसको जो स्पीकर इस पोम का जो बुला रहा आंट, इट मीन्स शी इज एन ओल्ड वुमन। बट ये ओल्ड वुमन है, इसके बावजूद इसकी लाइफ बहुत ही मेजरेबल है। दिखा रहा है कि पोएट कि इस वुमन की लाइफ कितनी मेजरेबल है। हाउ she is under the dominance of her husband, under the dominance of her own husband, led a miserable life। कैसे ये अपने जो है हस्बैंड के डोमिनेंस के अंडर में नीचे एक बहुत ही मिजरेबल जीवन इसने गुजारा है। और अब जब ये बूढ़ी हो गई है, इसके बावजूद द डोमिनेंस ऑफ अ हस्बैंड हैज not come to an end. His dominance is not over, means the dominance of the husband of this old woman is not yet over, though she has become old. Their marriage is a terrible failure. इसके मैरिज इसके लिए क्या है? एक नाइटमेयर, NIGHTMARE। नाइटमेयर का मतलब होता है माय डियर लर्नर, एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही बुरा सपना। तो कह सकते हैं ये जो आंट है, आंट जेनिफर, इसकी मैरिज लाइफ इसके लिए क्या रही है? नॉट लेस देन अ नाइटमेयर। इसके लिए इसकी जो मैरिज लाइफ है वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है, एक भयानक सपने से कम नहीं है। क्यों? बिकॉज शी हैज only suffered in her marital life, MARITAL। मैरिटल का मतलब होता है माय डियर लर्नर रिलेटेड टू मैरिज। तो ये अपनी शादी के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफर करा है इसने। तो आइए अब इस पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। Aunt Jennifer's Tiger's Pranks। कह रहा आंट जेनिफर ये जो हैं इस पोम की जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हैं, वो क्या कर रही हैं? वो टाइगर्स को बना रही हैं। वो अब देखिए क्या कर रही है,
आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस, प्रैंस का मतलब होता है माय डियर लर्नर टू टेक अ लॉन्ग स्ट्राइड और टू जंप, उछलना छलांग लगाना। तो प्रैंस मीन्स जंप उछलना या छलांग लगाना। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर, जैसे ये इससे इधर पूरा एक फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, एक कोने से दूसरे कोने तक। और स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब आप ले सकते हैं एक पैनल या एक पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा या एक पैनल या एक कैनवस। ब्राइट यानी कि शाइनिंग चमकते हुए। टोपैज, टोपैज इज अ येलो कलर कॉस्टली स्टोन, एक पीले रंग का महंगा पत्थर होता है टोपैज। डेनिजन्स, डेनिजन का मतलब माय डियर लर्नर होता है एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसे जानवर जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डेनिजन्स। या डेनिजन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है इनहैबिटेंट या रेजिडेंट यानी निवासी। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या हुआ माय डियर लर्नर? जंगल। ये जो एक नाउन फ्रेज यूज किया गया है इसका मतलब क्या होगा? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब जंगल। तो यहां देखिए पोम की फर्स्ट दो लाइन में पोएट क्या बता रहा है, स्पीकर जो पोम का बता रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं? शी हैज बीन निटिंग और शी हैज बीन डूइंग निडल वर्क। वो निडल वर्क कर रही है, वो सुई धागे से या सुई और मल्टी कलर थ्रेड यानी धागों का इस्तेमाल करके क्या कर रही है? कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कुछ बुनाई कर रही है, कुछ बुन रही है। वो किससे? सुई से और मल्टी कलर के बहुत से रंगों के धागों का इस्तेमाल करके वो कुछ बना रही है एक पैनल पे, यानी कि एक छोटे से आप कह सकते हैं कपड़े के टुकड़े पे या एक कैनवस पे वो कुछ क्या कर रही है? बुन रही है, बना रही है। वो क्या बुन रही है? सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड में क्या बनाया हुआ है? एक लश ग्रीन जंगल, एक हरा सा जंगल। और उस जंगल में किसको वो दिखा रही हैं? उछलते हुए कूदते हुए बुन रही हैं टाइगर्स को। तो यहाँ पे माय डियर लर्नर्स जो ये स्पीकर है पोम, सॉरी ये जो स्पीकर है पोम का वो बता रहा है एक ओल्ड वुमन के बारे में जो उसकी शायद आंटी के एज का है, एज की है या शायद वो उसकी आंटी लगती है। और इस ओल्ड वुमन आंटी का नाम है जेनिफर, ठीक है। और ये जेनिफर क्या कर रही है? शी हैज बीन एम्ब्रॉयडरिंग some tigers on the lush green background of a panel or a piece of cloth or a canvas, and these tigers she has been embroidering are jumping, moving, relaxing in a very what comfortable and independent and confident manner. Absolutely different her own personal life is. इसकी लाइफ माय डियर लर्नर्स एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ये जो इसका ये जो इसलिए जो वर्ल्ड क्रिएट करा है, वर्ल्ड जो बनाया है किससे? अपने सुई और धागे से इसने जो वर्ल्ड बुना है, ये जो एक दुनिया बुनी है, बनाई है, ये दुनिया और इसकी अपने जीवन, इसकी अपनी असली दुनिया बहुत ही अलग है। ये क्या दिखाना चाह रही है इस टाइगर को बना करके? जो टाइगर जंप कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है रिलैक्स वे में, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी लिमिटेशन, बिना किसी रोक टोक के। ये क्या दिखा रहा कि इसकी लाइफ में ढेर सारे क्या है? ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। मींस इसकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट है। जो फीलिंग्स ये बता नहीं पा रही है किसी को, वो चीजें जो किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकती है, वो किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही है? अपने आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी बुनाई के थ्रू ये अपनी रियल फीलिंग्स को क्या कर पा रही है? एक्सप्रेस कर पा रही है कि वो क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स लिबर्टी यानी कि आजादी, शी वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भरता, शी वॉन्ट्स व्हाट? हर पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी
यानी कि वो अपने आप को व्यक्त करना चाहती है, बताना चाहती है, समाज को दिखाना चाहती है, और अनफॉर्चुनेटली वो दिखा नहीं पा रही। इसलिए वो किसके थ्रू दिखा रही है, किसके थ्रू उसका जो है रियल फीलिंग, उसकी रियल जो है इमोशन निकल रहा है, उसकी आर्ट के थ्रू। वो भी कब? जब उसका हस्बैंड घर में मौजूद नहीं है। वो जानती है कि एनी मोमेंट हर हस्बैंड कैन कम एंड कैन एट वंस गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हर फॉर डूइंग दिस बुलशिट। क्या सोच रही कि शायद उसका हस्बैंड आगे कहेगा व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट अ बुलशिट यू आर डूइंग, ये कौन सा बुलशिट कर रही है, कौन सा नॉनसेंस काम कर रही हो, ये बुनाई वाला। तो ये दिखा रही है अपने आर्ट के थ्रू माई डियर लेना व्हाट शी वांट्स एंड एक्चुअली व्हाट शी मिसेस एंड एक्चुअली व्हाट शी डिजायर्स। जो ये डिजायर कर रही है, अपनी इच्छाओं को दिखा रही है, किसके थ्रू? अपने आर्ट के थ्रू। ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है वो। Why? Because probably she is not allowed. She does not have that. She does not have that liberty to allow herself or to express herself openly. वो ओपनली इन सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए किसके थ्रू वो एक्सप्रेस करे, किसके थ्रू वो इन सारी चीजों को दिखा रही है? अपने आर्ट, अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। तो माय डियर लर्नर्स, इसकी लाइफ, इसकी दुनिया किसकी? जो ये जेनिफर है, आंट जेनिफर है, इनकी दुनिया, इनके जो है कला की दुनिया से एकदम अलग है। इनकी कला की दुनिया में क्या, ये जो टाइगर क्या कर रहा है? जंप कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं फ्री होकर के जंगल में। लेकिन इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। यहां देखिए, दे डोंट फियर द मैन beneath द ट्रीज। ये दिखा रही है कि पोम में आके वो उन्होंने अपने जो ये पैनल पे और क्या बना रखा है, और क्या उन्होंने दिखा रखा है कि कुछ इंसान, कुछ आदमी दिख रहे हैं पेड़ों के नीचे। और ये इंसान कौन है? Actually they are the predators. Who is called predator? Or which animal is called predator? The animal that hunts down the other animal and feeds on the other animal is actually called predator. Predator, predator. तो सबसे बड़ा प्रेडेटर कौन है? सबसे बड़ा शिकारी कौन है? इंसान। इंसान सबका शिकार करता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन शिकार हुआ है? आंट जेनिफर, यानी कि औरतें। कैसे औरतों को शिकार किया गया, इंसानों ने इसको शिकार, मेल ने कैसे उसको शिकार कर रखा है, कैसे उसको वो डोमिनेट कर रखा, कैसे उसने जो है औरतों की लाइफ को हेल बना करके रखा है, वो दिखा रही है। कौन? ये पोएट एंड्रियानी रिच। यहां ये पोएट खुद किससे, ये जो आंट जो जेनिफर है, वो डरती हैं किससे? इंसानों से। वो डरती हैं किससे? अपने हस्बैंड से। लेकिन क्या ये जो उन्होंने टाइगर्स को बनाया है अपने पैनल पे, क्या वो डरते हैं? नहीं। तो ये क्या है? ये इन्होंने क्यों ऐसा बनाया है टाइगर को जो डरते नहीं है इंसानों से? Why? Because वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ भी वैसी ही हो, उनकी लाइफ भी उतनी ही फ्री हो, उतनी ही रिलैक्स हो, जितनी उन्होंने ये जिन टाइगर्स को बनाया है उनकी लाइफ है। तो कैसे एक कॉन्ट्रास्ट है इनकी दुनिया का और ये दुनिया जो इन्होंने अपने पैनल पे बना रही है या बना रखा है। तो रियल लाइफ में माय डियर लर्नर्स, ये खुद इंसानों से डरती हैं, लेकिन इनके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं पैनल पे, वो इंसानों से नहीं डरते हैं। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड, थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है। क्या कह रहे? देखिए, दे यानी कि टाइगर, स्पेस यानी कि रन, एंड स्लिक मींस स्मूथ, चिवलरिक मींस ब्रेव, बहुत ही बहादुरी से, सर्टेनिटी मींस डेफिनेटली। कह रहे इनके जो टाइगर हैं वो दौड़ रहे हैं बड़े स्मूथ, बहादुरी से, एकदम डेफिनेटली के साथ, निश्चितता के साथ, बिना किसी टेंशन के। इनके जो टाइगर्स हैं माय डियर लर्नर्स, वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, मूव हो रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। लेकिन क्या ये लिबर्टी इनके पास है? क्या ये लिबर्टी इनके पास, यानी क्या विमेन के पास थी? नहीं। लेकिन क्या
women वो चाहती थी, yes, that's why here Aunt Jennifer is expressing her what? Expressing her desire, expressing what she actually wanted through her art of embroidery or through her work of embroidery. तो अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जो वो चाहती थी वो एक्सप्रेस कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसको ओपनली वो एक्सप्रेस कर नहीं सकती थी। Why? Because she did not have that audacity or she did not have that right. इसका अधिकार शायद उनके पास नहीं था। तो देखिए, Aunt Jennifer's fingers fluttering का मतलब मूविंग इन अ अनस्टेडी मैनर थ्रू द वूल मतलब वो जो मल्टी कलर इनके पास जो वूल है, जो ऊन है, फाइंड इवन, यहाँ तक कि उन्हें वो पाती हैं इवन, यहाँ तक दी आइवरी मतलब निडल, एक सुई जो एक विशेष जो है मेटल की या एक विशेष चीज की बनी हुई है, निडल यानी कि सुई, हार्ड टू पुल, खींचना। तो कह रही है जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां बड़ी तेजी से उनके उस जो है धागों में या ऊन और सुई के साथ मूव हो रही हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी जो उंगलियां हैं क्या कर पा रही हैं, उस आइवरी निडल को खींच पा रही हैं। यानी कि वो जो सुई, एक स्पेशल सुई है आइवरी की, उसको उनकी उंगलियां खींच भी नहीं पा रही हैं ठीक से। इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ द बॉडी ऑफ दिस old woman. This old woman feels absolutely weak all over her body. मतलब वो पूरी अपने शरीर में एक तरह की वीकनेस यानी कमजोरी महसूस कर रही है लर्नर्स। और ये कमजोरी किसके कारण है? बिकॉज ऑफ वर्किंग लिमिटलेसली ऑल थ्रू हर मैरिटल लाइफ। शादी के बाद पूरी लाइफ इन्होंने केवल संघर्ष किया है, हार्ड वर्क किया है, जिसके कारण इस वक्त इनकी उंगलियों में इतनी भी ताकत नहीं बची हुई है कि वो उस आइवरी निडल को, सुई को खींच पाए प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे पोएट इनकी फ्लटरिंग फिंगर से क्या दिखाना चाह रहा है? द वीकनेस और द मेजरेबल लाइफ ऑफ द women in marriage. Those women who were in marriage, their life was hell. उनकी लाइफ एकदम हेल थी, हेल यानी नरक, बहुत ही बुरी स्थिति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वुमन की जो लाइफ है, उसकी जो मैरिज लाइफ ने, उसके हस्बैंड ने उसकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना दिया है, इतना वीक बना दिया है कि ये वुमन जो है उस आइवरी निडल को भी प्रॉपर वे में पुल खींच नहीं पा रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट। सी यहाँ देखिए, कह रही द मैसिव मींस ह्यूज, हैवी काफी भारी भरकम, वेट का मतलब बर्डन ले सकते हैं, वजन। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड यानी एक तरह से लगता है ब्रेसलेट इज अ काइंड ऑफ अ रिंग। कह रहा है कि द मैसिव मतलब बहुत ही भारी, वेट यानी कि वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कह रहा है जेनिफर को आंट कह रहा है सॉरी, तो उसकी जो है हस्बैंड क्या हुआ, उसका अंकल हुआ। तो कह रहा है उसके अंकल ने जो शादी के टाइम पर इसको रिंग पहनाया था, वो क्या है, बहुत ही हैवीली सेट है। ये रिंग क्या दिखा रहा है? ये रिंग दिखा रहा है the burden and the problem and the complications and the difficulties a woman had in her own life after entering the you can say after entering the marriage life, कि मैरिज लाइफ में एंटर होने के बाद वुमन की लाइफ कितनी बर्डनसम हो जाती थी, कितनी ज्यादा वो बोझ के नीचे दब जाती थी उसकी लाइफ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो दिखा रहा, देखिए क्या, कि वो जो रिंग या वो जो बैंड उसके हस्बैंड कह रहा था, मैसिव वेट, भारी भरकम वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने जो शादी का बैंड यानी कि रिंग या ब्रेसलेट इसको पहनाया था,
सिट्स हैवली, इसके शरीर को, इसके जीवन को एकदम दबा दिया हुआ, कह रहा सिट्स बैठा है, हैवली बहुत ही भारी भरकम तरीके से, क्या, अपॉन के ऊपर, आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ में बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही हैवली, बहुत ही ज्यादा बर्डन, मतलब इनकी शादी की लाइफ ने इनकी लाइफ को एक तरह से बहुत ही ज्यादा बर्डनसम बना दिया माय डियर लर्नर्स। इट मींस द लाइफ ऑफ दिस जेनिफर वाज मच बेटर बिफोर मैरिज, बट the marriage made her life absolutely hell. She has only and only suffered limitlessly and in a non-stop manner. इसने केवल सफर किया, लगातार इन्होंने झेला है। शादी के बाद इनकी लाइफ इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी मिजरेबल हो चुकी है कि वो जो रिंग है, वो जो बैंड है उनके हाथ में, ऐसा लग रहा जैसे कि रिंग क्या आप समझते हैं, the weight of the ring or the ring or the weight of the band, it's not more than a few grams। जो एक वेट होता है रिंग का या एक बैंड का, किसी सोने के जो है रिंग का या बैंड का, ब्रेसलेट का, not more than 10 20 30 50 100 ग्राम, 4 10 20 40 100 ग्राम से ज्यादा का नहीं होता। लेकिन यहाँ किस तरह से ये क्या दिखा रहा, ये बैंड दिखा रहा जैसे एक रिंग क्या किए रहती है, हमारी उंगली को घेरे रहती है। उसी तरह इनकी जो है मैरिज लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और डिफिकल्टीज ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से घेर रखा है, यानी कि पूरी तरह से ये इनकी लाइफ को कैद कर रखा है। She does not have liberty and freedom and independence in her marriage life. Her marriage life is horrible, nightmarish, and that's why she has found a way to express her real hidden desire of liberty and freedom and independence by drawing or making the three tigers moving in their own world of the jungle in a very relaxed manner on the panel, on her own panel or on her canvas or on a piece of cloth that will either decorate a table or a wall of a house. So hope my dear learner यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये लाइन और भी बहुत ही मिजरेबल है, दिखा रहा है कितनी मिजरेबल लाइफ होगी, क्या मरने के बाद भी उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा। कह रहा व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, देखिए उनके डरे हुए हाथ विल लाई, पड़े होंगे, स्टिल रिंग्ड, उस वक्त भी वो रिंग जो है अंगूठी उनकी उनके उंगलियों को घेरी होगी, उनकी उंगली को घेरे होगी with the ordeals। ordeals का मतलब होता है my dear learners difficult experience और tough experience of life। जीवन के जो कठिनाइयां होती हैं यार, और जीवन की जो कठिन परीक्षाएं होती हैं उसको हम कहते हैं ordeals। she was mastered by means dominated by, कि कह रहा है कि जब आंट मर जाएंगे उसके बाद भी वो जो उंगली उनके हाथ कैसे दिखेंगे मरने के बाद, वे डरे हुए, उनके हाथ ऐसे दिखेंगे जैसे वो डरे हुए हैं। स्टिल रिंग, उस वक्त भी उनके हाथों पे वो उंगली होगी, सॉरी वो अंगूठी होगी, और वो अंगूठी क्या किए होगी, घेरे हुए होगी। विद ऑर्डियल्स, उन कठिनाइयों से, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन कठिनाइयों के द्वारा उनका पूरा जीवन गुजरा। यानी कि मरने के बाद भी जो उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनकी जो बॉडी होगी वो अपनी भाषा में बता रही होगी, दिखा रही होगी उन डिफिकल्टीज को, उन कॉम्प्लिकेशंस को, उन प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने अपने लाइफ में अंडरगो किया या जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला। यानी कि मरने के बाद भी उनकी बॉडी will speak volumes about the burden and difficulty and torture she underwent in her marriage life. The tiger in the panel that she has made, लेकिन कह रही है जो टाइगर इन द पैनल,
जो टाइगर्स उन्होंने पैनल में बनाया है अपने अपने कैनवस पे या अपने उस कपड़े के टुकड़े पे बनाया है, विल गो ऑन prancing, वो तो वैसे ही उछलते रहेंगे, प्राउड, उतने ही क्या है, गर्व से, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे। तो कह रहा है कि इनकी लाइफ तो मरने के बाद भी, इनकी बॉडी मरने के बाद भी उन सफरिंग्स को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, दिखाएगी। बट जो इन्होंने टाइगर्स को, जिन टाइगर्स को उन्होंने अपने पैनल पे बनाया है, उनकी लाइफ में क्या कोई बदलाव आएगा? नो, दे आर जस्ट एज फ्री टुडे, they will be free tomorrow, or they will be free forever. This is the huge difference between this real life and the life of the art. How art is great. एक आर्ट ग्रेट कैसा होता है माय डियर लर्नर्स? आज अगर जो आपकी एक फोटो ले ली गई, तो आप उस फोटो में अगर जो स्माइल कर रहे हैं, उस पिक्चर में अगर जो आप स्माइल कर रहे हैं, तो क्या कभी आपकी वो स्माइल बंद होगी उस पिक्चर में? नहीं, यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग इन दैट पिक्चर। दिस इज द पावर ऑफ द आर्ट। आर्ट का ये पावर है माय डियर लर्नर्स, कि जिस तरह से एक पेंटर ने आपकी पिक्चर को बना दिया, अगर उसने हंसते हुए आपकी फोटो को बना दिया, तो आप हमेशा हंसते ही रहेंगे। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? This real life is very much complicated. This real life is full of uncertainties and doubts and problems. ये real life बहुत ही different है। तो कह रहा है कि जो इन्होंने दुनिया बना दी अपने पैनल पे, अपने कपड़े के एक टुकड़े पे या अपने कैनवस पे, टाइगर्स की, जंगल की, क्या वो उस दुनिया में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इनकी दुनिया कैसी रही? Her life was hell. तो माय डियर लर्नर्स, ये पोम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। डेफिनेटली यू वुड हैव एंजॉयड, बिकॉज वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर, कि जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दूसरी जगह इस तरह का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल कि आपको नहीं मिलेगा। तो आइए अब इस पोम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले, Aunt Jennifer's tigers prance across a screens. So prance across a screen. देखते हैं इसमें पहली लाइन में क्या कोई फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए, पोम की दूसरी लाइन में देखिए, ब्राइट टोपैज डेंजन। ये ब्राइट टोपैज डेंजियंस किसको टोपैज से कंपेयर किया जा रहा माय डियर लर्नर्स? ब्राइट टोपैज किसको कह रहा पोएट? टाइगर्स को। यानी कि यहाँ पे पोम की सेकेंड लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा माय डियर लर्नर्स? मेटाफोर, METAPHOR, मेटाफोर। व्हाई? बिकॉज जहाँ पोएट, स्पीकर जो पोम का है, वो सीधे सीधे इन टाइगर्स की तुलना किससे कर रहा है? टोपैज स्टोन से, जो पीले रंग का चमकता हुआ स्टोन है। कह रहा ठीक उसी तरह ये टाइगर्स हैं। तो यानी कि सेकेंड लाइन में पोम की कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा माय डियर लर्नर्स? मेटाफोर। याद रखिए, क्यों? बिकॉज टाइगर्स स्ट्रेट with the body, the color of the body of the tiger is compared to the bright color of topaz, a yellow color stone. नेक्स्ट देखिए, they don't fear the men beneath the tree. ठीक है, यहाँ पे एक बार आप देख लिए कि एक फिगर ऑफ स्पीच आपको दिख रही है। द ट्री से शुरू हो रहा है, फिर देखिए द ट्री से शुरू हो रहा है, फिर ट्री। यहाँ पे तीन वर्ड, एक द रिपीट कर रहा है, प्लस तीन वर्ड टी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि repetition of the certain sound at the beginning of consecutive words. यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? alliteration। तो यहाँ पे alliteration है my dear learners। दूसरा, ये जो men है, आप कह सकती है जो men है, पहले देख लीजिए men, और ये जो है denizens, ये किसके तौर पे यूज कर रहे हैं, किए जा रहे हैं? ये टाइगर्स भी किसके तौर पे यूज हो रहे हैं? सिंबल के तौर पे। ये टाइगर्स, डेनिजन्स, मैन, ये तीनों सिंबल के तौर पे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिटरल सेंस में यूज नहीं हो रहे हैं।
Tiger is here not used in its literal sense as animal, as a ferocious animal of the jungle. ये किसके सेंस में यूज हो रहा है, यहाँ क्या दिखाने के लिए यूज हो रहा है? लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस दिस वुमन वांटेड एक्चुअली इन हर ओन लाइफ। ये उसकी जो स्वतंत्रता, उसकी जो लिबर्टी के प्रतीक हैं, वो ये चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी। और इस स्वतंत्रता को, इस जो है इंडिपेंडेंस को, आजादी को किसके थ्रू दिखा रही? टाइगर के थ्रू, मेन के थ्रू, डेंजन्स के थ्रू। ये जो वर्ड्स सोचो, ये वर्ड्स टाइगर, डेंजन्स, मेन, ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? एक्चुअली ये अपने लिटरल सेंस में टाइगर का इस्तेमाल वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? टाइगर का किस सेंस? टाइगर को दिखा के वो क्या बताना चाहती है? लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, दैट केयरलेसनेस, उस तरह का जीवन वो चाहती थी। दूसरा, ये जो मेन आ रहा, मेन स्टैंड्स फॉर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कैसी थी, हाउ द मेन वर predators and how were they preying women। ये मेल या मेन किसके, ये जो मेन वर्ड आ रहा है ये किसको डिनोट कर रहा है? उन इंसानों को। किस तरह के इंसानों को? who were the predators, जो प्रेडेटर्स थे, शिकार करने वाले थे, जो किस तरह से औरतों का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ आदमी किसी लिटरल सेंस में यूज नहीं हो रहा, किसके सेंस में हो रहा? प्रेडेटर्स के सेंस में, हंटर्स के सेंस। जैसे हंटर्स जानवरों का, निर्दोष जानवरों को शिकार करते थे, ठीक उसी तरह ये जो मेन थे, ये एक तरह से क्या थे? शिकारी थे, निर्दोष, सीधी साधी एक औरत थी, उसको क्या करते थे? उसका ये शिकार करते थे, उसका ये शोषण करते थे। तो ये तीनों वर्ड्स माय डियर लर्नर्स अपने लिटरल सेंस में यूज नहीं हो रहा, बल्कि सिंबॉलिकल सेंस में यूज हो रहा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सिंबल भी है माय डियर लर्नर। फिर अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये देखिए, सॉरी, ये देखिए टाइगर्स है प्लस डेंजन्स है प्लस मैन है। यहाँ पे देखिए ये शिवलरिक, शिवलरी माय डियर, मैं आपने बताया था ये वर्ड शिवलरी से आया है, शिवलरी से। शिवलरी वर्ड एक्चुअली माय डियर लर्नर्स मिडिवल टाइम आप ले सकते हैं, कब से कब तक का ले सकते हैं आप? जो है रेनेसां के शुरू होने से पहले, वेस्टर्न जो है कंट्रीज में रेनेसां शुरू होने से पहले, इनकी यूरोपियन कंट्रीज में रेनेसां यानी पुनर्जागरण शुरू होने से पहले वाले के टाइम को हम जनरल मिडिवल एज मानते हैं। माना जाता है विद द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां in 1453 modern world began, और it was the beginning of the modern world। कि मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत कब से माने जाते हैं यूरोप में? with the beginning of the renaissance। और रेनेसां कब से शुरू माना जाता है? with the just fall of Constantinople, कह सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के साथ 1453 में क्या हुआ था? टर्की ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इटली का एक शहर था, उसको अटैक किया। इटली के इस शहर में एक्चुअली कौन रहता था, या ये इटली का जो शहर था ये किसका शहर था? दिस वॉज द हब और द हाउस और द होम ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल who hail within them the rich knowledge related to the art and architecture and literature of Greco-Roman civilization। जो ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशन और उससे जो रिलेटेड नॉलेज था और उससे जो रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो किनके पास थी? उन इंटेलेक्चुअल लोगों के पास थी जो 1453 के टाइम में, उससे पहले से वो वहां रह रहे थे। कहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल में। लेकिन 1453 में इस प्लेस को अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से क्या हो रही थी? स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी, और मुस्लिम जो रूलर्स थे वो इसको चेक करना चाह रहे थे। तो यहाँ अटैक किया गया। जब अटैक हुआ तो वो स्कॉलर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो क्या हुए? वो भागे। और जब वो भागे तो क्या हो गए? वो यूरोप के, इटली के डिफरेंट पार्ट में क्या हो गए?
क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, फैल गए। और जहां जहां गए लोग उनके कांटेक्ट में आए, और उनके कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ, रिवाइवल ऑफ दैट आर्ट, रिवाइवल ऑफ दैट लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ दैट कल्चर, revival of that civilization that died long ago, that was Greco-Roman civilization। तो उस जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, उस कला, उस संस्कृति के बारे में उस दोबारा लोग ने जाना और उसे दोबारा क्या करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, रिवाइव करना शुरू किया। इसी के मूवमेंट को कहा गया रेनेसांस। तो इसके आने से पहले मिडिवल एज यानी कि 1453 के बाद या 14th सेंचुरी को मान सकते हैं आप कि बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 14 तो मिडिवल टाइम में नाइट्स हुआ करते थे, KNIGHTS नाइट्स, जो बहुत ही ब्रेव, बहुत ही ये जो क्या हुआ करते थे, बहुत ही कॉर्टियस हुआ करते थे माय डियर लर्नर्स। दे वर वेरी मच कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है वेरी मच मैनर्ड, वेल मैनर्ड एंड वेल सिविलाइज्ड। ये जो नाइट हुआ करते थे ये राजाओं के अंडर में काम किया करते, राजाओं के लिए काम किया करते थे, और ये बहुत ही कर्टियस हुआ करते थे, मतलब बहुत ही विनम्र, बहुत ही मैनर्ड। और ये अपने लेडी लव के लिए, जिस वुमन को ये चाहते थे उसके लिए ये किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार रहा करते थे। लेकिन यहां पर देखिए क्या मैन इन द 20th सेंचुरी इन अमेरिका वाज कर्टियस, was gallant to the woman। एक वर्ड यूज होता है gallant, GALLANT, gallant। gallant उस व्यक्ति को हम माय डियर लर्नर कहते हैं जो बहुत ही ऑनर, जो बहुत ही सम्मान, बहुत ही ऑनर और रिस्पेक्ट किसको देखता है, फीमेल को। कोई भी व्यक्ति जो किसी औरत को सिर्फ किसके कारण रिस्पेक्ट देता है, दैट शी इज अ वुमन, कि वो एक औरत, न कि ये देख करके कि उसकी एज क्या है, उसका लुक क्या है, न एज न लुक, उसका पोजीशन यानी कि समाज में उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो बहुत ही पैसे वाली है। जो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति औरत को सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट देता है बिकॉज शी इज अ वुमन, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं गैलेंट। तो ये जो नाइट्स हुआ करते थे दे वर गैलेंट, वो गैलेंट हुआ करते थे, वो शिवलरी उनके अंदर हुआ करती थी। दे वर वेल मैनर्ड एंड वेल कल्चर्ड एंड they were very much careful regarding paying regard and honor to the women। वो औरतों को बहुत सम्मान दिया करते थे। लेकिन यहाँ क्या ऐसा है 20th सेंचुरी में, क्या ये आंट जेनिफर है, was she getting due honor and respect from her husband? No, she was nothing more than a property। ये अपने हस्बैंड के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है। तो यहां पे देखिए शिवलरिक सर्टेनिटी, यहाँ पे फिर देखिए ये जो है टाइगर्स को किससे कंपेयर किया जा रहा, उन नाइट से। जैसे वो नाइट बहुत शिवलरिक हुआ करते, बड़े ब्रेव हुआ करते थे, बहुत ही मैनर्ड हुआ करते थे, उनके लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर आप एक बार ले सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर यूज किया जा रहा है इन टाइगर्स को उनसे कंपेयर करने के लिए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिर देखिए फिंगर्स, ये देखिए फिंगर्स क्या कर रही हैं, पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट। ये एक्चुअली ये फिंगर्स नहीं हैं, एक्चुअली ये फिंगर्स किसको दिखा रहे, आंट जेनिफर की टोटल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये फिंगर केवल उनकी फिंगर को नहीं दिखा रहा, उनकी उंगलियों को नहीं दिखा रहा। हम हंसते हैं तो हमारी हंसी क्या दिखाती है, हमारी हैप्पीनेस। ये जो हमारे और शरीर हमारा कांप रहा होता, हमारा हाथ कांप रहा होता, तो हमारा कांपना क्या दिखाता, हमारा हाथ ये क्या दिखाता कि हम एज हमारी पूरी बॉडी जो कितनी डरी हुई है। हम कब कांपता, हमारा हाथ या शरीर कब कांपता, या तो डरा हुआ होता है या ठंड के कारण। यहां अगर इनकी जो फिंगर्स वो कांप रही, फ्लटर कर रही, एकदम बहुत ही जो अनईजी वे में मूव कर रही है, वो उस थ्रेड को के थ्रू जो हो रही है, उसको उस निडल को जो खींच रही है। तो यहाँ ये फिंगर उनकी किसको दिखा रहा,
Here the fingers of Aunt Jennifer stands for or representing this woman, that is Aunt Jennifer. The fingers are representing her whole body, though it is the part of her body but representing her whole body, उनकी पूरी साइकोलॉजी। तो यहाँ पार्ट फॉर द होल फॉर द पार्ट, यानी कि सिनिकडिकी, SYNECDOCH, यहाँ सिनिकडिकी माय डियर लर्नर यूज है क्योंकि वो इनकी फिंगर्स एक्चुअली इनकी पूरी जो है बॉडी को, पूरी पर्सनालिटी को दिखा रहा है थ्रू द वुल, फ्लटरिंग थ्रू द वुल। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार ये थ्रू भी टी से, द भी टी से, यानी कि एलिटरेशन भी, जहां आपको मैंने बताया सिनिकडिकी। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, मुश्किल से, तो इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच, निडल हार्ड टू पुल। देखिए द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट। फिर आप देखिए ये जो वेडिंग बैंड है माय डियर लर्नर, फिर ये क्या है, ये एक तरह के सिंबल का यूज किया गया है। ये वेडिंग बैंड को किसकी तरह यूज कर रहा है राइटर, नॉट इन इट्स लिटरल सेंस बट इन इट्स सिंबॉलिकल सेंस। ये जो वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज कर रहा है, बर्डन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ द मैरिज लाइफ, कि कैसे मैरिज लाइफ एक वुमन की लाइफ को बहुत ही ज्यादा बर्डनसम, बोझिल, बहुत ही खराब बना देती है, उस चीज को दिखा रहा है। तो ये वेडिंग बैंड किसके सेंस में नहीं हो रहा, लिटरल मीनिंग के सेंस में नहीं हो रहा, अपने वास्तविक अर्थ में नहीं हो रहा, बल्कि सिंबॉलिकल सेंस में यूज हो रहा है। सिट्स, अब देखिए सिट का यूज कर रहा है किसके लिए, उस बैंड के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसको वो क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई कर दे रहा है, इंसानों की तरह ट्रीट कर रहा है। हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, देखिए हैंड, हैंड फिर देखिए इनकी बॉडी का एक पार्ट है जो इनकी होल बॉडी को दिखा रहा है, यानी कि पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट, यानी कि फिर हैंड का इस्तेमाल करके वो पूरे आंट जेनिफर की पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं कि हाउ एज अ वुमन her life is, or how as a woman she has been experiencing, or how her life is as a woman after the marriage, कि शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहा। ये हाथ दिखा रहा है उनका, यानी कि ये हाथ उनको रिप्रेजेंट करता, उनको पूरी बॉडी को दिखा रहा है उनकी। तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं सिनिकडिकी, when aunt is dead her terrified hands, अब देखिए terrified hand, my dear, very important, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच माय डियर लर्नर्स है। क्या हाथ डरे हुए होते हैं कि हम डरे हुए होते हैं? एक्चुअली इंसान डरा हुआ होता है, कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, कोई जानवर डरा हो सकता है, उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये जो टेरिफाइड वर्ड है, जो एडजेक्टिव है वो एक्चुअली इस हैंड के लिए आ रहा है जो सही नहीं है। ये टेरिफाइड कौन है, आंट जेनिफर का हाथ टेरिफाई है कि वो टेरिफाइड है? एक्चुअली ये आंट जेनिफर हैं जो वो टेरिफाइड है, न कि उनका हाथ। लेकिन यहाँ पोएट किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है टेरिफाइड एडजेक्टिव का, हाथ के लिए, न कि आंट जेनिफर के लिए। इट मीन्स हियर वी हैव अ मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज which figure of speech, transferred epithet, TRANSFERRED, transferred, EPITHET, epithet। तो epithet का एक्चुअली मतलब होता है माय डियर लर्नर एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड का मतलब टू बी एट्रीब्यूटेड, गिवन, दिया जाना। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए वो फिट नहीं होता, जिसके साथ वो फिट नहीं होता है, तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर एक्चुअली इनके हाथ नहीं डरे हुए हैं, डरा हुआ कौन है, आंट जेनिफर, लेकिन उनके लिए ये वर्ड नहीं यूज करके उनके हाथ के लिए यूज कर रहा। तो कौन सा, तो क्या हो गया, मिस एप्लीकेशन, गलत यूज किया गया एडजेक्टिव का। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट। Still ringed with
ordeals she was mastered by, तो still ringed with the ordeals। यहां देखिए still s से शुरू, she s से शुरू, यानी कि फिर alliteration यहां पर यूज किया गया है my dear learner। दूसरा देख लीजिए, क्या कोई और भी लिटरेरी डिवाइस यूज है? स्टिल में देखिए आय का साउंड, रिंग में आय का साउंड, विद में आय का साउंड, यानी कि इन तीन वर्ड्स में आय का साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एसोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस। इसमें एसोनेंस का यूज माय डियर लर्नर। द टाइगर, ये देखिए टाइगर टी से शुरू, द भी टी से शुरू। इन द पैनल दैट शी मेड, ये देखिए दैट भी टी से शुरू, यानी कि फिर एलिटरेशन। विल गो ऑन prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो देखिए prancing वर्ड का इस्तेमाल पहले वाले देखिए लाइन में भी प्रेंस है, यहाँ पे भी prancing, यानी कि इस वर्ड को भी रिपीट किया जा रहा है। इस वर्ड को रिपीट करके पोएट क्या दिखाना चाह रहा? हर डिजायर, द डिजायर ऑफ दिस वुमन, कि वो वुमन का क्या डिजायर था जो किसी को शेयर नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। Why? Because she was afraid of the males। तो ये माय डियर लर्नर्स कुछ फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऊपर आपको नहीं बता पाया, जो मिस करके उसमें बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए पोम की जो है थर्ड लाइन भी जो है दे से शुरू हो रही है और फोर्थ लाइन भी दे से शुरू हो रही है, यानी कि if the line of a poem begins with a certain word or certain phrase, it is called what? Anaphora, ANAPHORA। तो यहाँ देखिए पोम की थर्ड लाइन भी दे से शुरू हो रही है, पोम की फोर्थ लाइन भी दे से शुरू हो रही है, यानी कि एनाफोरा का यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा भी यूज किया गया है। सो माय डियर लर्नर्स, आई होप मैंने इसमें आपको, मैं होप कर रहा हूं कि मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश किया है सेटिस्फाई करने के लिए, एंड आई होप that you would definitely be absolutely satisfied with my own explanation। अगर जो इसके बावजूद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन इस पोम में आ रहा है, feel absolutely free to make a comment below in the comment box and try your level best। Since I am trying my level best, please do a little from your own side to help me grow as a good teacher, my dear learners। That's it in this video, my dear learners।